Hello everyone and welcome to Excelsior Academy. Myself Humaira Bhattiwala. I have done my masters in biotechnology. I have teaching experience of 3 years. I have taught BSc and MSc biotech students, and since past 2 years I have been teaching biology to NEET students as well as 11th and 12th standard students. Now since your NEET exam is just around the corner, what I have decided is that we will start with a quick revision of Cell the Unit of Life, which is chapter 8 class 11. So what we will do in this particular video is that we will revise this particular chapter with the help of certain previous year questions of NEET exam, and this video is going to be very helpful to all those people who want to revise the key concepts of this chapter and solve the previous year questions. So let us start with today's lecture. So let us start our discussion with cell theory, because आगे के जो 2 questions है वो cell theory पे based है. So cell theory, as we all know, it was proposed by 2 people, that is Sladen and Swan. So Sladen, who was a botanist, उन्होंने बहुत सारे plants की study की, okay, और ये plants की study करने के बाद में इन्होंने जो कंक्लूजन दिया वो ये था कि जितनी भी प्लांट्स है, ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. तो सारे प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के सेल्स को जोड़कर वो बनाए गए होते हैं. दैट इज़ व्हाट ही इज प्रपोज्ड. Then around the same time, around 1839, Swan was a zoologist. इन्होंने अपनी एक स्टडी के बाद इन्होंने अपना एक कंक्लूजन निकाला, एंड दैट वाज ऑल द एनिमल सेल्स हैव थिन आउटर लेयर विच इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं उनके बाहर एक थिन पतला सा बाउंड्री जैसा होता है, एक थिन कवरिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, और इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप एक प्लांट सेल देखोगे तो समझो ये हो गया हमारा एनिमल सेल एंड दिस इज अवर प्लांट सेल. तो प्लांट सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री रहेगी वो आपका, उसको आप बोलोगे सेल वॉल, राइट. और इसके अंदर एक और लेयर जो रहेगा, एक और कवरिंग जो रहेगी, वो हमारी कहलाएगी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो इन केस ऑफ प्लांट सेल्स क्या होता है, दे डू हैव अ सेल वॉल, बट एनिमल सेल्स दे लैक अ सेल वॉल. दैट इज़ व्हाट ही कंक्लूडेड कि एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होता है. सो जॉइंटली बोथ ऑफ देम, Sladen and Swan, they formulated this cell theory which states that all the living organisms, okay, let me rub this part, all the living organisms are made up of cell. तो चाहे plants हो चाहे animals हो, सारी के सारे living organisms जो है वो किससे बने हुए हैं, वो cells से बने हुए हैं. That is what they proposed. Okay, अब cell क्या होता है, to explain this इन्होंने second point रखा, वो ये था कि cell is the basic structural and functional unit of life. अब इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने ये सेंटेंस बहुत बार सुना है, बहुत बार लिखा पढ़ा है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है. देखो, स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक हाउस कंसिडर करती हूँ, ठीक है, तो उस हाउस में क्या होगा, बहुत सारे रूम्स होंगे, राइट. जैसे कि बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, किचन हो गया. तो ये जो रूम्स हैं ये किससे बनते हैं, मतलब अगर एक हाउस की बात करते हैं हम लोग तो वो बहुत सारे रूम्स को जोड़कर बनाया गया है. रूम्स जो होते हैं, एक सिंगल रूम की अगर हम बात करेंगे तो वो किससे बना हुआ होता है, दीवारों से बना हुआ होता है, वॉल्स से बना हुआ होता है, राइट. और ये जो वॉल्स हैं ये कैसे बनती है, जब हम ब्रिक्स जॉइंट करते हैं, राइट. तो ब्रिक्स को आप जॉइंट करते हो, ईंटों को जॉइन कर करके आप वॉल बनाते हो. तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, एक हाउस का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होगा, ब्रिक्स होगा, राइट. और वैसे ही अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इन केस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स, ये तो आपने पढ़ा है, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो जुड़कर क्या बनाते हैं, दे मेक टिश्यूज़, राइट. फिर यही जो टिश्यूज़ होते हैं ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं. ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गन सिस्टम, और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म के लिए उसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, जो उसका स्ट्रक्चर का सबसे
बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो उसके लिए वो है सेल्स। ओके, तो ये तो आप समझ गए कि स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या होता है। नाउ लेट अस प्रोसीड एंड अंडरस्टैंड कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है। देखो, जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में मतलब इंक्लूडेड है जैसे कि डाइजेशन हम लोग कंसिडर करते हैं, राइट, रेस्पिरेशन हो गया। तो ये जो डाइजेशन है ये एक सेलुलर लेवल पे भी होता है, सेल ही परफॉर्म करते हैं, राइट। एंड कुछ बायोकेमिकल फंक्शंस हैं, कुछ बायोकेमिकल्स जो सिंथेसाइज है करने हैं, तो वो भी ऑब्वियसली सेल करता है, राइट। जो जेनेटिक फंक्शंस होते हैं ये भी कौन करता है, सेल करता है। तो जो फंक्शनल यूनिट होगा हमारे बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, वो क्या होगा, वो उसका सेल होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। तो ये जो थ्योरी है ये बहुत मतलब इस थ्योरी ने हमें ये समझाया कि सेल क्या होता है और सेल बेसिकली होता क्या है। लेकिन इससे हमें ये नहीं समझ में आया कि सेल जो है वो कैसे आता है। अगर एक सेल की बात करेंगे तो इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है। तो इसको समझाने के लिए हमारा बेसिक डाउट क्या है यहाँ पे कि जो नए सेल्स बनते हैं वो नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो इसको समझाने के लिए रुडोल्फ वर्चो ने कॉन्सेप्ट रखा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मीनिंग ये होता है कि जो सारे सेल्स होते हैं दे अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इसका मतलब क्या है, समझो मेरे पास एक सेल है, तो ये जो सेल है ये ही सेल जो है ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, फिर ये एक सेल डिवाइड करेगा, फिर से ये 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, फिर ये वाला भी डिवाइड करेगा, ये भी 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। तो सारे सेल्स कैसे आते हैं, कोई एक प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है, राइट। ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल्स ओरिजिनेट होते हैं। सो दैट इज हाउ सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो सेल थियरी जब इन्होंने पहले प्रपोज की थी स्क्लेडन और स्क्वान ने, तो उसमें ये 2 पॉइंट्स रखे थे। फर्स्ट पॉइंट वाज दिस वन एंड दिस वाज द सेकंड पॉइंट, राइट। बट बाद में रुडोल्फ वर्चो का जो ये ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी इसमें ऐड किया गया। तो ये सेल थ्योरी मॉडिफाई की गई, एनसीईआरटी की लाइन है। अब मॉडिफाइड सेल थ्योरी में ये तीनों पॉइंट्स हैं, ओके। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, इसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था CBSE AIPMT 1993 में। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि which is correct about the cell theory in view of current status of our knowledge about cell structure। तो पहले इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछा गया है उसको पहले हाईलाइट कर लो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या चीज़ करेक्ट है रिगार्डिंग सेल थियरी। देखो, सेल थियरी जो थी हमने देखा वो कुछ 1838 या 1839 के बाद में आई थी। तो उस टाइम जितना हमारे पास जो साइंटिफिक नॉलेज था वो कम था, लेकिन अब हम एडवांस कर चुके हैं। तो अब जितना भी हमारा करंट स्टेटस ऑफ नॉलेज है उस हिसाब से रिगार्डिंग सेल स्ट्रक्चर, हाँ, तो रिगार्डिंग सेल स्ट्रक्चर तब जो नॉलेज कम था अब हमारा बढ़ गया है। तो अब वॉट एवर नॉलेज दैट वी हैव राइट नाउ, उस हिसाब से सेल थ्योरी के हिसाब से कौन सा पॉइंट आउट ऑफ दीज ऑप्शन वो सही है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ठीक है, लेट अस रीड द फर्स्ट ऑप्शन। इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी वाला जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स है उसकी डिस्कवरी के बाद में क्या सेल थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्या ये पॉइंट सही है? नो, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिसकी वजह से हमें सेल थ्योरी मॉडिफाई करनी पड़े। सो दिस ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, हिट गया। Second option is, let us read the second option. Modified cell theory means that all the living organisms are composed of cells capable of reproducing। नहीं, NCERT की ही लाइन है। मॉडिफाइड सेल थ्योरी के हिसाब से वो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, पहले के 2 पॉइंट्स तो हैं बट थर्ड पॉइंट उसमें ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला इंक्लूड किया गया है। तो ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ऑप्शन सी देख लेते हैं। सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल द लिविंग बींग्स डू नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, सेल थ्योरी
जब बनाई थी तब उन्होंने क्या अज्यूम किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबकी जो बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है, दे ऑल कंटेन सेल्स। लेकिन वायरसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो वायरसेस के पास तो प्रॉपर सेल्युलर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको वो लिविंग होते हैं, उनको लिविंग बींग्स में ही कंसिडर करते हैं। तो फिर इस हिसाब से ये जो सेल थ्योरी का पॉइंट है कि इट डज़ नॉट होल्ड गुड, ये एकदम करेक्ट बैठ रहा है। एक और ऑप्शन है लास्ट, पहले वो चेक कर लेते हैं। सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सेल वेदर और नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ तक तो सही है, कंसिस्ट ऑफ सेल तक तो ये पॉइंट सही चल रहा है, लेकिन वेदर और नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा? नो। तो दिस पॉइंट इज, ये तो पहले ही अपना चला गया। तो द ओनली ऑप्शन जो विच इज़ लेफ्ट एंड दैट इज करेक्ट इज ऑप्शन सी। ओके okay, so the next question is the concept of omnicellular e-cellular regarding cell division was first proposed by, come on guys, this is such an easy question। क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो हमने अभी देखा कि स्क्लेडन और स्क्वान दोनों भी जो थे, इनका जो रिलेशन था वो सेल थ्योरी से था, इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की थी, राइट। ओमनिसेल्युलर ई सेल्युलर जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? रुडोल्फ वर्चो का है। ओके जिसकी ये पॉइंट ऐड होने के बाद सेल थ्योरी मॉडिफाई की गई थी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? रुडोल्फ वर्चो। ओके आई थिंक दिस इज सच एन ईजी क्वेश्चन, मतलब एकदम इट इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक। अगर आपको 4 मार्क के लिए पूछा है तो बहुत ईजी है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि ये जो नाम है किसने क्या थ्योरी प्रपोज की थी, क्योंकि वो एक नाम भी आपको 4 मार्क्स दिला के जाएगा। ओके सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, और जो आप राइट साइड पे देख रहे हो ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। जो बेसिक सबसे पहला बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो ये है कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये होता है कि जो इसका डीएनए है वो इसके साइटोप्लाज्म में एज इट इज़ नेकेड पड़ा हुआ है। ठीक है, इट इज़ लाइंग नेकेड इन द साइटोप्लाज्म। इसको कोई स्पेशल कंपार्टमेंट में नहीं रखा गया, कोई स्पेशल मेम्ब्रेन से नहीं कवर किया, इट इज़ जस्ट लाइंग एज इट इज़। सो बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप यूकैरियोट्स में देखोगे तो यहाँ पर डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में स्पेशल एक अलग कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है। सो व्हाट वी कैन से इज़ दैट कि प्रोकैरियोट्स दे लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास प्रॉपर एक न्यूक्लियस नहीं होता है। सो नो न्यूक्लियस, बट यूकैरियोट्स दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, राइट। अच्छा, जो स्पेस में जहाँ पर डीएनए इज लाइंग, क्रोमोसोम इज लाइंग, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स में उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि न्यूक्लियोइड कुछ अलग है। सो न्यूक्लियोइड इज बेसिकली दैट स्पेस, इरेगुलरली शेप्ड स्पेस जहाँ पर ये क्रोमोसोम इज लाइंग। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंस हमारा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है विच इज़ नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, रिमेंबर दैट। उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट, वो है कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, गोल्गी है, स्मूथ ईआर है, रफ ईआर है, ये वैक्यूल्स हैं। तो ये जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं सबके बाहर एक मेम्ब्रेन है। सो दीज आर ऑल व्हाट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये ऐसे ऑर्गेनल्स आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने मिलेंगे, लेकिन इनको केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कहीं भी आपको ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पर कहीं भी ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं दिखाई देते। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स विल नॉट हैव दे विल नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ओके, सो ये जो थे ये 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो डिफरेंस बता रहे थे कि इन दोनों में क्या चीज़ है जो डिफरेंट है। अब कुछ चीज़ें हैं जो इनमें कॉमन भी है दोनों में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। वो है कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स यू हैव प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने मिलती है। तो यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पर भी जो आप बाउंड्री देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट है। तो बोथ ऑफ देम विल हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन and both of them have ribosomes. Now what are ribosomes? Ribosomes are what? These are the protein factories of the cell, right?
सो ये जो है ये प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यूकैरियोट्स में भी होती है, बट द डिफरेंस इज दैट प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स जो होते हैं वो हमारे 70S टाइप के होते हैं और यूकैरियोट्स में जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। तो ये बहुत क्रूशियल डिफरेंस है, प्लीज़ इसको याद रखो। लेकिन राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके आजू बाजू कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, सो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं और यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। So let's discuss the first question, which is which of the following structure is not found in a prokaryotic cell? So इसमें सबसे पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर एनवेलप, देन राइबोसोम, मीसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, सो ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको नॉट फाउंड पूछा है, क्या नहीं मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मिलती है, तो ये तो हमारा ऑप्शन निकल गया। सेकंड इज मीसोसोम। व्हाट इज मीसोसोम? प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिकली क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ ऐसे खिंची हुई होती है, एक्सटेंडेड होती है और कुछ ऐसा फोल्डिंग्स जैसी होती है उसके अंदर, तो इसको हम लोग कहते हैं मीसोसोम्स। ओके, मीसोसोम्स इन डेप्थ हम लोग आगे देखने वाले हैं, बट फॉर द टाइम बिंग आप इसको इतना ही समझो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर एक्सटेंड होती है। सो मीसोसोम भी प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज कैंसल्ड आउट। देन राइबोसोम्स भी हमने देखा था ना प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, सो दिस इज अगेन कैंसल्ड आउट। तो बचा हमारे पास क्या, न्यूक्लियर एनवेलप, और ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहीं पे भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती है, डीएनए जो होता है वो एज इट इज साइटोप्लाज्म में इट इज लाइंग नेकेड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें हम वो पार्ट्स डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसके एग्जांपल्स क्या है? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया उसमें इंक्लूडेड है, ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया इज इंक्लूडेड, माइकोप्लाज्मा इज इंक्लूडेड। नाउ व्हाट इज माइकोप्लाज्मा? यूजुअली देखो जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं दे हैव टू लेयर्स, दैट इज दे हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस दे हैव सेल वॉल, और उसके बाहर भी एक लेयर होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। बट इन केस ऑफ माइकोप्लाज्मा ये जो सेल वॉल होता है यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है। सो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीनस ऑफ बैक्टीरिया है विच कंटेन्स ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट डज नॉट हैव अ सेल वॉल, सो दे लैक अ सेल वॉल। तो सेल वॉल ना होने के कारण ये होता है कि द साइज ऑफ दिस माइकोप्लाज्मा इज रिड्यूस्ड। तो ये बहुत, दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्स, अगेन एनसीईआरटी की ही ये लाइन है, सो कीप दिस इन माइंड। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल इसलिए है क्योंकि दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल, जो कि बैक्टीरियाज में होती है, सो दे डू नॉट हैव दैट सेल वॉल, तो दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्स। ओके, और पीपीएलओस किसको बोलते हैं? द फुल फॉर्म इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली पीपीएलओस वो टाइप के माइकोप्लाज्मा होते हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं। ओके, दे कॉज निमोनिया इन द होस्ट, तो उन माइकोप्लाज्मास को हम लोग पीपीएलओस कहते हैं। फाइन, so these were the examples of your prokaryotic cell. Again maybe ये पूछा जाए इनमें कि कौन सा है which is not the example of prokaryotic cell, तो these 4 names which are given in the NCERT आपको याद करने। Now let us discuss the structure of prokaryotic cell. So जहाँ हम prokaryotic cell की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सबसे पहला एक चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है वो है यहाँ पे सेल एनवेलप। ओके, सो सेल एनवेलप क्या होता है? सेल एनवेलप जो है बेसिकली उसके 3 लेयर्स होते हैं। द फर्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, सॉरी दिस इज कैप्सूल रिटन ओवर हियर बट एक्चुअली ये होना चाहिए ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, तो पहला लेयर होता है इसका ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड होता है सेल वॉल एंड द थर्ड लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल एनवेलप क्या है? बेसिकली कवरिंग है। तो इस कवरिंग के जो है वो 3 लेयर्स हैं। ओके, तो सेल एनवेलप बैक्टीरियल सेल को एक कवरिंग दी गई है और इसके 3 लेयर्स हैं। सबसे पहला जो सबसे बाहर की साइड पे होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, सबसे पहला जो बाहर होगा वो होगा आपका ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय सेल वॉल, एंड देन फाइनली यू विल हैव योर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर्स होते हैं हमारे सेल एनवेलप के। तो अब हम लोग इसका जो सबसे पहला लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स वो डिस्कस करते हैं। सी ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइको बेसिकली मीन्स शुगर लाइक, ओके, और कैलिक्स मीन्स हस्क या फिर कवरिंग। तो शुगर कोटिंग लिटरली ट्रांसलेट्स इनटू शुगर कोटिंग। तो ग्लाइकोकैलिक्स को ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, दिस पर्टिकुलर लेयर और दिस पर्टिकुलर कवरिंग जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके, जो ब्लू लेयर जो यहाँ पे दिख रहा है, बेसिकली दिस इज एक्चुअली मेड आउट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स और शुगर्स। सो दैट इज वाई इट इज स्टिकी, ओके। तो ये चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है बेसिकली। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जिन बैक्टीरियल सेल्स के पास ग्लाइकोकैलिक्स होता है, वो जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, वो ये जो मैक्रोफाजेस वगैरह होते हैं सेल्स में, होस्ट में, जो इनको एनगल्फ कर जाते हैं बैक्टीरियल सेल्स को, वो एनगल्फ नहीं कर पाते अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग होती है। सो इट इज़ हेल्पफुल क्योंकि ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, ओके। सो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? सबसे बाहर वाली स्टिकी जो ये वर्ड है, डोंट फॉरगेट दिस इज द आउटर मोस्ट स्टिकी लेयर इन केस ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ योर स्लाइम। स्लाइम इसको हम तब कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स को स्लाइम तब कहा जाता है जब ये एक लूज शीट के फॉर्म में होता है, मतलब एकदम डिफ्यूज्ड होता है। स्लाइम कैसा होता है आपने देखा होगा, तो वो स्लाइम कैसा होता है? एकदम लूज होता है। सो ये ऐसी बेसिकली कुछ लूज स्ट्रक्चर होगा, तब हम इसको स्लाइम कहते हैं। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स एकदम टफ है और थिक एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, तब उसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं, ओके। सो स्लाइम एंड कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑफ 2 टाइप्स, स्लाइम एंड कैप्सूल। स्लाइम तब कहेंगे जब ये लूज होगा, कैप्सूल तब कहेंगे जब ये टफ और थिक होगा, okay। So now let's move on and solve a question related to this. So let us solve this question. The question is, which of the following components provides sticky character to the bacterial cell? तो ये तो हमने अभी देखा था कि इसमें से कौन सा होगा? Is it nuclear membrane? Is it plasma membrane? Glycocalyx और cell wall? सेल वॉल तो नहीं है, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज गॉन, कैंसिल आउट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से कोई स्टिकी कैरेक्टर नहीं आता है, सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज योर ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स इज व्हाट? इट इज़ द आउटर मोस्ट स्टिकी लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स, ओके। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से that stickiness comes, and this is the component that provides sticky character to the bacterial cell. तो हम सेल एनवेलप पढ़ रहे थे, तो सेल एनवेलप का जो फर्स्ट हमारा लेयर था, व्हाट वाज दैट वाज ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। तो ग्लाइकोकैलिक्स हमने पढ़ लिया। ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना था? ग्लाइकोकैलिक्स वाज मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड। द नेक्स्ट लेयर इज योर सेल वॉल। नाउ सेल वॉल इन केस ऑफ बैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब क्या है? पेप्टाइड, पेप्टिडो का मतलब क्या है? पेप्टाइड, अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पे कुछ, ओके। एंड ग्लाइकन मीन्स अगेन शुगर, सो पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो ये एक मैशवर्क होता है शुगर्स का, पॉलीसैकेराइड्स का, और बीच बीच में पेप्टाइड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ओके। सो दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग जैसी बनाता है, दिस मैशवर्क, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर सेल वॉल, राइट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कि इस पर्टिकुलर सेल वॉल का क्या कॉम्पोजिशन है, बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, दैट इज़ योर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि स्टेनिंग करने पर पर्पल दिखते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच लुक पिंक आफ्टर स्टेनिंग। तो ये ऐसा क्यों है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर कि उनमें पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट कम होता है, क्वांटिटी कम होती है, वेरएज ग्राम नेगेटिव वाले में दे विल हैव मोर पेप्टिडोग्लाइकन, ओके। सो दैट इज़ वाई वो डिफरेंसेस दिखते हैं स्टेनिंग के ऊपर, एंड दिस स्टेनिंग प्रोसीजर इज कॉल्ड एज ग्राम्स स्टेनिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन यहाँ पे 2 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट।
So the next part of your cell envelope is plasma membrane. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ व्हाट, ये जो आप यहाँ पे कवरिंग देख रहे हो एक थर्ड अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ व्हाट, इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी कि सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि सर्टन थिंग्स विल बी अलाउड टू पास, वेयर इज सर्टन थिंग्स जो है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाएंगी. सो कुछ सिलेक्टेड चीज़ें जाएंगी, कुछ नहीं जाएंगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल यूजुअली सॉल्वेंट्स जो है वो पास ऑन हो जाते हैं बट सल्यूट्स नहीं जा पाते हैं. दैट इज़ द आइडिया. और ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड. नाउ इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरियल सेल में, जो येलो कलर की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अंदर की तरफ ऐसे एक्सटेंड होती है, खींची हुई होती है और ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. ओके, जिसको हम लोग कहते हैं मीजोजोम. तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पाउच जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम वसाइकल्स कहते हैं, या फिर कुछ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, तो इसका काम क्या होता है, मीजोजोम क्यों बनता है? इसका फंक्शन ये होता है कि सेल वॉल फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है. इसका रोल ये है. डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है. और वो जो दो कॉपीज़ होती है डीएनए के रेप्लिकेट होने के बाद जो दो डॉटर कॉपीज़ जो बनती है उनको दोनों सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ये करता है. ऑब्वियसली इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, क्योंकि जहाँ पे फोल्डिंग्स आ जाती है वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, राइट. और नेक्स्ट इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग कि जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम्स है वो बैक्टीरिया में यहाँ पर मीजोजोम में इस यहाँ पर लोकेटेड होता है. नेक्स्ट, इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरियाज मीजोजोम कंटेन्स क्रोमैटोफोर्स. कुछ पाउच जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कुछ पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं. So this is again very important, so please try and remember this part. तो that is all about the cell envelope. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म हो गया तो सेल एनवेलप की डिस्कशन हमारी ख़त्म हो गई. अच्छा, अब हम लोग कुछ सरफेस अपेंडेजेस की बात करेंगे कि बैक्टीरियल सेल के ऊपर क्या सरफेस अटैचमेंट्स होती हैं, क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सरफेस पे लगे होते हैं. द फर्स्ट इज़ फिम्ब्रिए. ओके, नाउ व्हाट आर फिम्ब्रिए? फिम्ब्रिए जो है बेसिकली दीज आर सर्टन ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स. जो ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे हेल्प इन अटैचमेंट टू द सर्फेसेस. तो अगर बैक्टीरियल सेल को कहीं पे अटैच होना आता है तो वो फिम्ब्रिए की मदद से वो क्लिंग होता है, अटैच होता है. ओके, द नेक्स्ट सरफेस अटैचमेंट इज़ योर पाइलस. पाइलस क्या होता है? बेसिकली पाइलस एक ट्यूब जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंड दिस पाइलस हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन मतलब क्या कि एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में, दिस इज़ वन बैक्टीरियल सेल, दिस इज़ अनदर बैक्टीरियल सेल, तो यहाँ से अगर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करना हो तो वो ये पाइलस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ योर फ्लैजिलम. फ्लैजिलम बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ये फ्लैजिलम है, राइट. सो दिस फ्लैजिलम ये उन बैक्टीरियाज में होता है विच आर मोटाइल. ओके, विच आर मोटाइल. So flagellum is responsible for motility, which is a very important point. अब फ्लैजिलम जो होता है या तो ये एक सिंगल हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं. तो इनकी अरेंजमेंट भी वेरी करती है कि वो एक साइड या तो बैक्टीरिया के एक सेल के एक कोने पर रहेगा या फिर इस साइड भी होगा या फिर वन सिंगल होगा, बहुत सारे होंगे. तो नंबर और अरेंजमेंट ये वेरी करता है. बट यू हैव टू रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्लैजिलम हेल्प्स इन मोटिलिटी. अच्छा, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट. आज वन मोर थिंग कि जो फ्लैजिला होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. यू हैव अ बेसल बॉडी. ओके, देन अ हुक लाइक स्ट्रक्चर इज देयर. ओके, एंड देन दिस जो फ्लैजिला जो बाहर दिखता है फिलामेंट जैसा, दैट पार्ट इज देयर. ओके, सो विद दैट वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑन दी सरफेस अटैचमेंट्स. अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. डायरेक्टली यहाँ पर आपको पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है. यू हैव टू वेरी केयरफुली लुक फॉर व्हाट दे आर आस्किंग. रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है या राइट स्टेटमेंट पूछा है, इस पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है.
तो रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। माइकोप्लाज्मा इज अ वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। येस, दैट ऑप्शन इज दैट स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके बाहर सेल वॉल नहीं होती है। सो ये ऑप्शन तो हमारा निकल जाता है क्योंकि ये तो राइट स्टेटमेंट है। देन साइनोबैक्टीरिया लैक द फ्लैजिलेटेड सेल्स। अगेन ये भी राइट है कि साइनोबैक्टीरिया में कहीं पे भी फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होते। सो इसको भी हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ए वाला ऑप्शन देखते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये हमने अभी देखा था कि पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जिसमें पेप्टाइड्स होते हैं प्लस पॉलीसैकेराइड होता है, मैशवर्क होता है उसका। सो पेप्टाइड प्लस पॉलीसैकेराइड का मैशवर्क होता है, पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं। सो अगेन ये वाला भी स्टेटमेंट तो राइट है, तो इसको भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। फाइनली बचा बी वाला। लेट अस सी उसमें क्या है। पिलाई एंड फिम्ब्रिए आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। देखो पाइलाई तो हमने देखा था कि वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व था, फिम्ब्रिए जो था वो अटैचमेंट में इन्वॉल्व था, राइट। मोटिलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। सो ये ऑप्शन सो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. So that's it for today's video. We will discuss more questions and concepts. So till that time, keep learning and keep watching the videos. Thank you so much. Thank you. I hope like the video. Please share and subscribe. If any comments and suggestions are there, they all are appreciated. Any queries are there, you can write us on Excelsior Academy 1228@gmail.com. So keep watching because many more videos will be coming and uploaded soon. Thank you.